हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत सही चल रही होगी, बहुत अच्छी चल रही होगी। और जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है उन लोगों को भी बधाई। इसलिए जिन लोगों का सी टेट यूपीटेट नहीं हुआ है वो अपने नेक्स्ट सी टेट यूपीटेट की तैयारी में लग जाएगा, और जिन लोगों का हो चुका है वो अपने सुपर टेट के लिए लग जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भेजेंगे, हम वीडियो से पढ़ाएंगे। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग हमें कमेंट्स भी कीजिएगा ताकि वो समझ में आ जाए और हम अच्छे तरीके से आप लोगों को और सही तरीके से पढ़ा सकें। हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट होने वाली है। एनसीईआरटी के बाद फिर हम उसी बेस से पढ़ाएंगे जिस तरीके से आप लोगों को समझ में भी आ सके, पुराने पेपर्स के आधार पर। क्योंकि अभी तक कोई डेट आगे नहीं हुई है, पोस्टपोन नहीं हुई है, वही अभी तक डेट है सी टेट के लिए। और इसलिए अपनी सुपर टेट के लिए भी तैयारी कर लीजिएगा। ये तो हमारी अब एनसीईआरटी स्टार्ट हो रही है। 7 क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट कर रखी है हमने। इसको बहुत आराम से पढ़िएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आते हैं, पर्यावरण के भी आते हैं। इसमें नहीं आएंगे तो सुपर टेट में भी आते हैं। इससे पहले हम लोगों ने करा दिया था कि कितनी भूकंप कैसे होते हैं, उद्गम केंद्र क्या होते हैं, अधिकेंद्र क्या होता है, कौन सी तरंगे होती है, PSL होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और लास्ट होती है। ये तीनों हम लोगों ने कंप्लीट करा दी थी अपनी पुराने वाले में। इसके बाद कुछ अभी इसी चैप्टर में थी, कुछ इस्तेलाह कर दिया। जैसे अपक्षय, अपक्षय और अपर्दन हम लोगों ने बहुत बार ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। अपक्षय और अपर्दन नामक दो प्रक्रमों के कारण दृश्य भूमि में लगातार विघटन होता रहता है। पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने के अपक्षय की क्रिया कहलाती है, और भूदृश्य से जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटनाओं के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहा जाता है। अपरदित पदार्थ वायु, जल आदि के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, परिणाम स्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन तथा निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों की रचना करते हैं। ये चीज़ें हम लोगों ने, जब से हम लोगों ने ज्योग्राफी स्टार्ट किया तभी से हम ये चीज़ पढ़ा रहे हैं। अपर्दन क्या होता है, अपक्षय क्या होता है, निक्षेपण क्या कहलाती है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि इसके बेस पे सी टेट इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेता है, एक दो क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है वहाँ से। अब हम क्या पढ़ेंगे, नदी के कार्य। नदी के जल के कारण दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जैसे कि ये यहाँ पे जो चित्र दिखाए जाते हैं इसलिए दिखाए जाते हैं ताकि आप लोगों ने जो ऊपर पढ़ा वो समझ में आ जाए। जैसे ये कठोर सैल है, यहाँ पे जल की शक्ति यहाँ आके यहाँ जब आएगी तब फ्लो इतना नहीं होता, लेकिन जब एकदम से नीचे गिरती है तब उसका फ्लो, उसकी जो धारा होती है बहुत तेज़ होती है। शक्ति द्वारा काटे गए मृत्यु सैल यहाँ पे काट देती है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये जलप्रपात होता है। एक ये भूकंप मापने के यंत्र को भूकंप मापी यंत्र कहा जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 होती है, इससे कम होती है, ये भी हमने पुराने वाली वीडियो में आप लोगों को पढ़ा था, लेकिन एक बार और बता रहे हैं, इससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिसकी तीव्रता 5.0 से ज़्यादा होती है तो उसमें क्या होता है, वस्तु की गिरने तक पहुँच जाती है, इतनी हानि होती है। और अगर उससे भी ज़्यादा होती है या 7 से भी ज़्यादा होती है तो वो सबसे खतरनाक होता है। इसको देखते हैं हम। विश्व के हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं, जिसमें सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। इसलिए हम लोगों ने बोला था कि जब ज्योग्राफी आप लोग पढ़ते हो तो अपने साथ हमेशा मैप रखे कीजिए, क्योंकि अगर उन्होंने एक छोटा सा मैप ही दे दिया और उसमें बोल दिया कि ये दक्षिण अमेरिका है और इसमें से आप लोगों का कहाँ पे वो पड़ता है, जलप्रपात पड़ता है, एंजल जलप्रपात, उसको दर्शाइए, तो वो आप लोगों को 2-3 डॉट बना देगा, आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी चीज़ें पढ़े वो मैप के द्वारा पढ़े, ज्योग्राफी स्पेशल मैप के से ही पढ़नी चाहिए।
अमेरिका की वेनेजुएला एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका की कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा के बीच में नियाग्रा जलप्रपात पड़ता है। अफ्रीका की जोम्बिया है। जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। यहाँ पे जो दिखाया गया है ये नियाग्रा जलप्रपात है। अगर आप लोगों ने पुराने पेपर सीटेट के पढ़े होंगे तो आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में से 2 या 3 क्वेश्चन आराम से पूछे गए हैं पिछली बार भी। जो अभी हम चित्र दिखाएंगे ये चित्र के माध्यम से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी सीटेट का ही क्वेश्चन है और यहाँ पे चित्र दिखाया गया था। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उसका बहाव मोड़दार मार्ग पर होने लगता है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं तथा एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहा जाता है। तो यहाँ पे जब ये क्वेश्चन दिया गया था तो इन्होंने ये चित्र दिया गया था और इसमें पूछा गया था कि वो कुछ भी पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ये जो बनता है जैसे ये बनता है ये क्या कहलाता है, ये चाप झील है, ये बाढ़ का मैदान है, ये तट क्षेत्र है। तो इस तरीके से वो आप लोगों से कुछ भी पूछ सकता है चित्र भी देके। इसलिए एक एक चीज़ को अगर आप सीटेट बेस में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो ज़्यादा ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। अब हमने इसमें निक्षेपण भी बताया था कि क्या होता है। ऐसी मिट्टी और पदार्थों के अवसाद कहलाते हैं। इसमें समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण करती है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहा जाता है। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिसे वितरिका कहा जाता है। अब यहाँ देखिए वितरिका क्या होती है, क्योंकि वो आप लोग से अगर और भी डीप बनाने की कोशिश करेगा तो क्वेश्चन जरूर पूछेगा। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक नदी होती है। इससे पहले हमने चित्र दिखाया वो आप लोगों के सहयोग समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या होता है, एक नदी है। जब वो अलग अलग क्षेत्र में जहाँ पे भी उसको वो मिलेगा वो वहीं पे बिखर जाती है। तो यहाँ पे जब ये बिखरती है तो ये जो क्षेत्र दिखाया गया है ये वितरिका होता है, जब वो नदी अनेक धाराओं में बट जाती है। यहाँ नदी बहुत धीमी हो जाती है और अपने साथ मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टे का निर्माण होता है। जैसे अभी हमने दिखाया कि किस तरीके से डेल्टा बनता है। जैसे हमारी गंगा नदी का कौन सा बनता है, सुंदरबन डेल्टा। उसके बाद क्या है, समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपरदन और निक्षेपण के कारण तटीय स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। समुद्री तरंगों के लगातार सैलों के टकराने से दरार विकसित हो जाती है और समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहा जाता है। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब का निर्माण होता है। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देती है और केवल दीवारें बच जाती है। दीवार जैसी इस आकृतियों को स्टैक कहा जाता है। देखिए जब हम इस चित्र की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि एक समुद्री गुफा होती है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है, ये हिस्सा टूट जाता है तो यहाँ पे क्या बनता है, एक तटीय मेहराब बनने लगता है। जो गुफाओं के बड़े बड़े हो जाने से
क्या होता है कि केवल छत छत बचती है, तो वो क्या कहलाते हैं, तटीय मेहराब। फिर यहाँ पे क्या बताया कि स्टैक क्या होता है। स्टैक होता है जब उसकी केवल दीवारें दीवारें बचती है और उन दीवारों जैसी आकृति को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलीय तटों को समुद्र भृगु कहा जाता है। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करती है, जिसे समुद्री पुलिन का निर्माण कहा जाता है। अब यहाँ देखिए कि हिमनद के कार्य क्या होते हैं। ये जो चित्र दिखाया गया है, ये क्या है, ये हिमनद है। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलास्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। गोलास्मी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने के कारण उन गर्तों में जल भर जाता है, अतः वे सुंदर झील का निर्माण करती है, बन जाती हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे बड़े सैल, रेत, तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करती है। पवन के कार्य, पवन भी काफी वो बनाती है, और इसमें चित्र देकर भी बताया गया था एक बार, उसको भी बताएंगे। पर अगर आपको सेशन पसंद आएगा तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सबको शेयर भी कीजिए। क्या आप जानते हैं कि आपने कभी रेगिस्तानी क्षेत्र की यात्रा की? वहाँ आपने क्या देखा? बालू टिब्बे के कुछ चित्र देखे होंगे। रेगिस्तान में पवन अपरदन निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान के छत्रक के आकार के सैल दिखाई देते हैं, जिन्हें छत्रक सैल कहा जाता है। पवन सैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सैल के कारण संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव थम जाता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी का निर्माण करती है, जिसे बालू टिब्बा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे एक बालू टिब्बा दिखाया गया है, इसको देखिएगा। छोटी छोटी पहाड़ियाँ बन जाती हैं रेत की। आप लोगों ने देखा होगा, कभी गूगल पे सर्च मार के देख लीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत रूप से विनिक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहा जाता है। लोएस का उन लोगों के चित्र बना के दिखाया गया था कि ये क्या है। और कभी कभी पूछते हैं कि लोएस का निर्माण किससे होता है? हिमनद से होता है, रेगिस्तान में होता है, या फिर कहीं और होता है, डेल्टाओं की तरह होता है। ये रेगिस्तान में बनता है। और ये भी पूछा हुआ है कि चीन में विशाल लोएस निक्षेप कहाँ सबसे बड़े? तो चीन में है। यहाँ पे देखो कुछ अब क्वेश्चन भी दिखेंगे कि किस तरीके से क्या किया जाता है। यहाँ पे जो चित्र दिखाया गया है यही पूछा गया था इस तरीके से कि ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, या ये क्या है, ये एक चाप झील है। तो इसलिए इन चीज़ों को भी याद कीजिएगा और चित्र के साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने इस पूरे चैप्टर को बहुत आराम से पढ़ा है, जिससे आप लोगों की समझ में भी आ जाएगा। और इसके साथ साथ पुराने प्रीवियस क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, जिससे आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो सके। और अपने सभी को ये इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर कोई नया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन दिखाए गए हैं। जिस तरीके से दिखाया जाता है कि हिमनद क्या कहलाता है, ये बर्फ़ की नदी होती है। विसर्प क्या होता है, पुलिन क्या होता है, बालू टिब्बा क्या होता है, जलप्रपात क्या होता है, भूकंप क्या होता है, ये भी पूछे जाते हैं कि इनका मिलान मिलाइए किस तरीके से होता है। अब जहाँ पे अगर ये दिखाया जाता है जैसे बालू टिब्बा, अभी हमने बालू टिब्बा किससे बताया, ये बताया कि हमने रेगिस्तान से होता है। तो बालू टिब्बा क्या होता है कि ये क्या होता है, रेगिस्तान से होता है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए।